दोस्तों फाइनली अब भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि सरकारी बैंकों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। यानी एक तरह से भारत सरकार का मेन फोकस ये है कि सरकारी बैंकों में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, भले ही उसके लिए जो सरकारी बैंक के स्टेक्स हैं वो चाहे फॉरेन कंपनीज को बेचने पड़े, लेकिन सरकारी बैंकों के पास फिलहाल जो सरकार का टारगेट है वो ये है कि सरकारी बैंकों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको एक न्यूज आर्टिकल भी कवर करवाया था कि भारत सरकार ये चाहती है कि भारत के एटलीस्ट दो सरकारी बैंक टॉप 20 की लिस्ट में आ जाए। यानी वर्ल्ड वाइड बैंकों की जो टॉप 100 की लिस्ट है ना, टॉप 100 की लिस्ट पब्लिश होती है, तो उस टॉप 100 की लिस्ट में जो दुनिया भर के टॉप 20 बैंक्स हैं उनमें भारत सरकार चाहती है कि एटलीस्ट भारत के 2 सरकारी बैंक आ जाएं। क्या फिलहाल कोई भारत का सरकारी बैंक आता है टॉप 20 की लिस्ट में? उस आर्टिकल में मैंने आपको समझाया था कि ले दे के सिर्फ एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो टॉप 100 की लिस्ट में आता है, वो भी कभी 43rd पोजीशन पे आता है तो कभी 47th पोजीशन पे आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक बार आप हटा दोगे ना, तो इसके अलावा कोई भी दूसरा बैंक नहीं है भारत का सरकारी बैंक जो टॉप 100 की लिस्ट में भी आ जाए। तो अब इससे होगा क्या? क्या ये प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत है? देखो, फिलहाल भारत सरकार ये कह रही है कि हमने परमिशन अलाउ की है, मतलब एटलीस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आरबीआई का बस एक ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन मैं अभी आपको समझाऊंगा। बट ले देके गवर्नमेंट का माइंडसेट क्लियर है कि आप जो ये सरकारी बैंक है इनको अच्छे से प्रॉफिटेबल बनाना है और इनको एक बड़ा बैंक बनाना है। समझ के बात को? तो सरकार ये चाहती है कि एफडीआई आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। सरकार फिलहाल के लिए प्रॉमिस कर रही है कि हम 51% से अपनी जो शेयर होल्डिंग है, यानी जैसे मान लो एक सरकारी बैंक है, तो भारत सरकार कहती है कि ठीक है हम इसके शेयर्स बेचेंगे, चाहे प्राइवेट प्लेयर आकर के खरीदे चाहे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सरकार ये कह रही है अगर कोई सरकारी बैंक है ना, तो एटलीस्ट सरकार की जो शेयर होल्डिंग है वो 51% तो रहेगी ही रहेगी। अच्छा, अभी फिलहाल क्या रूल है? फिलहाल अच्छा पहले एक बार आप ये आर्टिकल देख लो, एक ये आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का और एक ये आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल्स हो गए। फिलहाल क्या रूल है? फिलहाल देखो, फिलहाल ये रूल है कि अगर कोई भी सरकारी बैंक है, ठीक है, अभी मैं आपको एफडीआई के रूल बता रहा हूं, एफडीआई कह लो या फिर एफपीआई कह लो, ठीक है, एक एफपीआई होता है एक एफडीआई होता है। यानी एक तरह से अभी आप मोटी आसान भाषा में समझो कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर, कोई भी विदेशी कंपनी, ठीक है, चाहे विदेशी म्यूचुअल एएमसीज हो, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो, चाहे कोई पेंशन फंड हो, कोई भी विदेशी पैसा अगर भारत के सरकारी बैंकों में अगर शेयर खरीदना चाहता है, तो अभी तक सरकार के ये रूल हैं कि कोई भी विदेशी प्लेयर 20% से ज्यादा, यानी कोई भी विदेशी प्लेयर या फिर कह लो ऑल टुगेदर विदेशी प्लेयर मिलके 20% से ज्यादा हिस्सेदारी सरकारी बैंकों में अभी तक नहीं खरीद सकते थे। अब सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि हम इस लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं। अभी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम इस लिमिट को बढ़ा के 25% करेंगे, 30% करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस सरकार ने ये कहा है कि हम इस लिमिट को बढ़ाएंगे, ठीक है जी। अब सरकार ने इसके साथ एक लाइन और जोड़ी है, सरकार ने ये कहा है कि लिमिट हम बढ़ाएंगे, लेकिन हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो 51% हिस्सेदारी रहेगी ना सरकारी बैंकों की, वो भारत सरकार के पास ही रहेगी। तो अभी सरकार ने ये नहीं कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट सरकारी बैंकों में कितना आ सकता है, 25% होगा, 30, 35, 40%, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। बट ये कहा है कि एटलीस्ट 51% जो हिस्सेदारी है सरकारी बैंकों में वो भारत सरकार की रहेगी। यानी मोटी बात हम इसको ये बोल सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है भारत सरकार। क्यों? क्योंकि जब एक बड़ी हिस्सेदारी, अभी अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, अगर मैं अभी आपको ये पूरा चार्ट दिखाऊं ना, तो इसमें हिस्सेदारी आपको दिखेगी। जैसे अगर मैं नीचे से शुरू करूं तो पंजाब एंड सिंध बैंक है, इसमें 98% हिस्सेदारी भारत सरकार की है। फिर ऐसे ही इंडियन ओवरसीज बैंक में 96% हिस्सेदारी है, यूको बैंक में 95%, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 87%, ये लिस्ट आप देख सकते हो। ऐसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 57.4% है। अगर मैं चलो एक एसबीआई का एग्जाम्पल आपको समझाऊं, तो भारत सरकार की फिलहाल जो एसबीआई में हिस्सेदारी है 57.4% है, 51% से ज्यादा हिस्सेदारी है। वोटिंग राइट्स आरबीआई के हिसाब से पूरे के पूरे भारत सरकार के पास है, ठीक है। अच्छा, विदेशी इन्वेस्टमेंट कितनी है? यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी एफआईआई, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी हिस्सेदारी लगभग 9 से 10% है। ये भी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, एफपीआई और एफडीआई, ठीक है, इसके बीच के डिफरेंस को।
यानी आप ये समझो अभी मोटी बात कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो विदेशी पैसा लगा हुआ है उसकी जो हिस्सेदारी है वो लगभग 9 से 10% के आसपास है। अच्छा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे भारत के ही एएमसीज जो हैं या फिर आप समझो म्यूचुअल फंड कंपनीज या कोई भी जो भारत के इन्वेस्टर हैं उनकी हिस्सेदारी 13% है, और आपके और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है कि मैंने एक शेयर परचेज कर लिया, आपने परचेज कर लिया, ऐसे मिलाकर के जो हिस्सेदारी है वो 7% है। तो ऐसे करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये बाइफर्केशन है। कुछ कुछ बैंक ऐसे हैं जिसके अंदर अभी भी भारत सरकार की हिस्सेदारी मोटी है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93% हिस्सेदारी है, यूको बैंक में 95% हिस्सेदारी है, इंडियन ओवरसीज बैंक में 96% हिस्सेदारी है। अब अगर मान लो इस हिस्सेदारी में से 10, 15, 20% हिस्सेदारी भी अगर भारत सरकार हर एक बैंक में से बेचती है तो लाखों करोड़ों रुपया जनरेट होता है बैंकों के पास। अब ऐसा नहीं है कि इसको डिसइन्वेस्टमेंट करके इस पैसे को भारत सरकार सड़कें बनाने के लिए यूज करेगी, नहीं। सरकार का मोटिव इस टाइम पे यह है कि इसका कुछ एक हिस्सा हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेचेंगे इन द सेंस कि वो इन्वेस्ट कर सकेंगे। अभी तक 20% से ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। अब अगर इस विंडो को ओपन कर दिया गया तो ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी खरीद पाएंगे। अगर वो इसकी हिस्सेदारी खरीदेंगे तो ये जो पैसा है ये पैसा उसके शेयर्स को बेच करके जनरेट हो रहा है। तो इस पैसे से मोटी बात आप ये समझो, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इससे सड़कें बनाएगी, फ्लाईओवर बनाएगी या कुछ भी और काम करेगी। ये पैसा बैंक की ग्रोथ के लिए ही काम में आएगा। भारत सरकार यही चाहती है कि जो शेयर्स हैं वो बिकें। अब चाहे वो शेयर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीदे, यानी जो हमारी म्यूचुअल फंड कंपनीज है, यानी भारतीय लोग ही खरीदें, मोटी बात, चाहे विदेशी लोग खरीदें। भारत सरकार का इस टाइम पे मोटिव ये है कि हमें लार्ज साइज बैंक बनाने हैं। लार्ज साइज बैंक तभी बनेंगे जब बैंक के पास पैसा होगा, जब बैंक के पास इतना पोटेंशियल होगा कि कोई 10,000 करोड़ का लोन लेने आया है तो वो बैंक आसानी से इतना बड़े फंड के लोन को एक तरह से फंडिंग दे सके। और ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप उसकी शेयर होल्डिंग घटाओगे अपने पास से और वो बेच करके पैसा जनरेट करोगे। अच्छा, ये अभी तक मोटी कहानी है। अब एक चीज समझ लो, दो चीजें होती हैं। जो विदेशी पैसा हमारे देश में इन्वेस्ट होता है, ये मैं आपको अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूं। जो विदेशी पैसा हमारे देश में इन्वेस्ट होता है, जिसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो दो तरीके से होती है। आपने काफी बार सुना होगा, एक हम एफडीआई करते रहते हैं, और एक आप सुना होगा बहुत बार एफपीआई करते रहते हैं। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नाम से क्लियर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक विदेशी कंपनी है, ठीक है, वो रिलायंस के अंदर आती है और रिलायंस का 10% शेयर होल्डिंग खरीद लेती है, लेकिन वो इस माइंडसेट से आती है कि मेरे को रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं, साथ में रिलायंस का ही पार्टनर बनना है, रिलायंस की ग्रोथ में ही हिस्सेदारी मेरे को चाहिए। तो ये हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वो लॉन्ग टर्म माइंडसेट से भारत के अंदर निवेश कर रही है रिलायंस कंपनी के अंदर। लेकिन ऐसे ही मान लो कोई एक एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे मान लो बाहर का कोई एएमसी है, बाहर की कोई म्यूचुअल फंड की कंपनी है, वो कुछ एक शेयर खरीदती है रिलायंस के, लेकिन उसका मकसद क्या है कि आज खरीदेंगे, कल को थोड़ा पैसा बढ़ेगा तो एग्जिट मार देंगे। तो ये क्या हो गए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो गए। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं जिनका मोटिव सिर्फ ये होता है कि चलो शेयर वेयर खरीद लेंगे, थोड़ा प्राइस बढ़ गया तो शेयर को बेच देंगे, इनको बोलते हैं एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। समझ के बात को। अब भारत के जो बैंक है, जो सरकारी बैंक है, अब आप इस लिस्ट को देखो, इसके अंदर एफडीआई अगर आप देखोगे तो किसी की भी नहीं है। किसी भी सरकारी बैंकों में कोई ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है जो इस मोटिव से आ रहा हो कि चलो मैं यूको बैंक के अंदर कुछ पैसा डालूंगा, वो पैसा फिर मैं यूको बैंक की ग्रोथ में भागीदार बनूंगा और यूको बैंक को पूरा सपोर्ट करूंगा, यूको बैंक को मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। एफडीआई के जरिए भारत के बैंकों में पैसा नहीं आ रहा, सरकारी बैंकों की बात कर रहा हूं। लेकिन एफआईआई तो चलो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, किस माध्यम से, चाहे वो एफडीआई के माध्यम से करें चाहे एफपीआई के माध्यम से करें। लेकिन अब यहां पे देखो, एक सेकेंड, ये रहा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कितने हैं, ये जितने भी इन्वेस्ट हो रखे ना बाहर का पैसा, ये सारे वो हैं कि जिन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लिए, मतलब विदेशी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो उन्होंने इन बैंकों के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मोटी बात ये हो गई। अब आ जाओ प्राइवेट बैंकों की कहानियों पे। प्राइवेट बैंकों की कहानी ये है, जैसे मैंने आपको यहां बताया ना कि एक सेकेंड इसी पे ही आ जाओ, हाँ चलो ठीक है। जैसे सरकारी बैंकों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आज तक क्या रूल है कि 20% से ज्यादा अलाउड नहीं है, लेकिन क्या प्राइवेट बैंकों की भी ये कहानी है? नहीं। प्राइवेट बैंकों के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमम 74% तक अलाउड है। समझ के बात को। सरकारी बैंकों में 20% से ज्यादा अलाउड नहीं है, लेकिन प्राइवेट बैंकों में 74% तक मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो जो प्राइवेट बैंक है
वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल जल्दी रेज हो जाता है। जैसे एचडीएफसी बैंक के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 48% की है। आईसीआईसीआई के अंदर 46%, एक्सिस बैंक के अंदर 43%, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 32%, और इंडसइंड बैंक के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 33% है। अब इस न्यूज से कुछ लोग नेगेटिव इमेज बनाएंगे कि ये कह देंगे कि भाई जैसे हर बार अपोजिशन क्या कहेगा कि भारत सरकार जो बीजेपी है, ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में इतना पढ़ता नहीं बट मैं आपको दोनों एंगल बता रहा हूं, ठीक है, वो ये कहेंगे कि ये गवर्नमेंट हर चीज डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, सारी सरकारी चीजों को बेचे जा रही है, ठीक है। और जो सपोर्ट के लोग हैं वो ये कहेंगे कि इससे कैपिटल जनरेट होगा और इस कैपिटल से जो पैसा आएगा उससे बैंकों की ही तरक्की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है, अब एचडीएफसी बैंक में विदेशी जो पैसा लगा है वो 48% लगा हुआ है, तो बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। आईसीआईसी बैंक में विदेशी जो पैसा लगा है वो 46.77% लगा हुआ है, तो इनका कैपिटल ज्यादा है। अगर इनका कैपिटल ज्यादा है तो ये लोग ज्यादा आसानी से बड़े लोन्स दे सकते हैं, बड़े बड़े जो कह सकते हो कि कॉर्पोरेट जो एक तरह से कंपनीज हैं उनको बड़ी बड़ी अमाउंट का लोन दे सकते हैं। तो दोनों एंगल है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस न्यूज को किस एंगल से देखना है, समझ के बात को। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि गवर्नमेंट इस पैसे को सड़के वड़के बनाने के लिए या किसी XYZ काम के लिए यूज नहीं करेगी। इससे जो पैसा जनरेट होगा वो बैंकों के लिए ही लगेगा। आप समझ रहे हो बात को। तो अब वही चीज है कि आपको देखना है। लेकिन हां एक चीज है, अगर किसी दिन 51% से नीचे शेयर होल्डिंग चलेगी सरकारी बैंक की तो उस दिन फिर वो PSU नहीं रहेगा, उस दिन फिर वो आप प्राइवेट बैंक की उसको बोलोगे। अगर किसी दिन 49.9% भी SBI की शेयर होल्डिंग रह गई तो आप उस दिन उसे सरकारी बैंक नहीं कहोगे, उस दिन फिर वो प्राइवेट बैंक रहेगा। इसीलिए भारत सरकार ने कहा है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम 51% से नीचे सरकारी बैंकों की जो शेयर होल्डिंग है वो भारत सरकार के पास ही रहेगी, यानी 51% हमेशा भारत सरकार उसको मेंटेन करेगी। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये बड़ी नॉलेज की चीज है। देखो अब प्राइवेट बैंक है, ठीक है, तो प्राइवेट बैंक में अब एक चीज ये भी आएगी आपके दिमाग में कि यार एचडीएफसी बैंक में 48% शेयर होल्डिंग है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मान लो किसी विदेशी लोगों की 51% शेयर होल्डिंग होगी मान लो एचडीएफसी बैंक में, फिर ये तो फिर उनका राज चलने लगेगा भाई, विदेशी लोगों का राज चलने लगेगा भारत में। ऐसी आईसीआईसीआई बैंक में अब 46% तो फॉरेन लोगों की फंडिंग है। अब मान लो ऐसे ही किसी दिन 55% हो गई तो फिर वो अपनी मर्जी से कहेंगे वो तो विदेशी लोगों का बैंक हो जाएगा। फिर वो तो ये कहेंगे कि हम अपनी मर्जी से किसानों को लोन नहीं देते, जाओ ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, अपनी मनमानी करने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आरबीआई बहुत समझदार है। आरबीआई के कुछ एक रूल है। आरबीआई ये कहता है कि फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो भारत के प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्ट करे, दिल खोल के इन्वेस्ट करे, लेकिन सिंगल इंडिविजुअल जैसे मान लो आप या मैं, मान लो हम अमेरिका में रहते हैं फॉर एग्जांपल, अब हम अमेरिका में रहते हैं, हमारा मन किया एचडीएफसी के कुछ शेयर्स परचेज करते हैं, तो आरबीआई कहता है एज एन इंडिविजुअल आप अकेले 10% से ज्यादा किसी भी एक प्राइवेट बैंक के शेयर्स नहीं खरीद सकते। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मान लो यूएस में रहता हूं मैं और यूएस का ही सिटीजन हूं फॉर एग्जांपल मैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इंडिया में एचडीएफसी बैंक के 20% शेयर्स खरीद लूंगा। नहीं, मैं मैक्सिमम 10% ही शेयर खरीद सकता हूं। इसका रीजन ये है कि अगर मैंने मान लो 50% शेयर खरीद लिए या मान लो एलोन मस्क ने 51% शेयर एचडीएफसी में खरीद लिए, फिर वो तो अपनी मनमानी करने लगेगा। इसलिए एलोन मस्क का एग्जाम्पल ले लो, अकेले 10% से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकता। फिर दूसरा आता है कि कोई एफआईआई है यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जैसे मान लो कोई एएमसी है या कोई इंश्योरेंस फंड है विदेशी, ठीक है, या मान लो कोई बाहर का म्यूचुअल फंड है, मान लो अमेरिका की कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो भारत के किसी बैंक में सोच रही है कि चलो कुछ एक पैसा डालते हैं। तो कोई अकेला एफआईआई यानी कोई अकेली एएमसी, कोई अकेली कंपनी 15% से ज्यादा शेयर होल्डिंग भारत के बैंकों में नहीं खरीद सकती। इसका भी यही कारण है कि जी किसी का राज नहीं चलना चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास वोटिंग पावर आ गई 51% की, अब मेरी मर्जी चलेगी, समझ गए। इवन आरबीआई ने एक रूल पता है क्या निकाला है कि जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर कौन होता है, जो बैंक को शुरू करता है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी का बैंक का जो प्रोमोटर है ना, जिसने एचडीएफसी बैंक को शुरू किया, जैसे एचडीएफसी ग्रुप इसका प्रोमोटर है, तो एचडीएफसी ग्रुप भी अपने पास 26% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं रख सकता। अब सवाल यह आएगा कि यार एचडीएफसी प्रोमोटर जो है, एचडीएफसी बैंक के जो फाउंडर्स हैं या एचडीएफसी ग्रुप है, वो तो इंडियन है, उसको तो रखने दो, वो तो चाहे 70-80% शेयर होल्डिंग रखेगा तो अच्छा है, भारत का ही तो बैंक है, उसके पास तो होनी चाहिए। लेकिन आरबीआई क्या कहता है कि अगर प्रोमोटर है, भाई मान लिया प्रोमोटर का बैंक है, प्रोमोटर के पास जो पैसा जमा हो रहा है वो तो आपका और मेरा हो रहा है ना, वो तो भारतीय लोगों का पैसा जमा हो रहा है।
अगर अकेले प्रमोटर के पास मान लो 80% शेयर होल्डिंग है, लेकिन पैसा तो आपका और मेरा जमा हो रहा है, भारत की जनता का जमा हो रहा है, कल को प्रमोटर का दिमाग सटक जाए और वो केस निकल जाए, फॉर एग्जांपल यस बैंक में जैसे राणा कपूर ने किया कि अपने ही शेल कंपनीज बना के फर्जी लोन बांटे और कल को बैंक का दिवालिया घोषित करवा दिया, ऐसे ही अगर प्रमोटर का दिमाग खराब हो जाए तो पैसा किसका मरेगा? भारत की जनता का मरेगा ना। इसलिए आरबीआई ने रूल बनाए हैं। ये सारे रूल प्राइवेट बैंकों के लिए बता रहा हूं। सरकारी बैंकों में तो सरकार की मर्जी है, चाहे शेयर होल्डिंग 95% रखे, चाहे 100% रखे, चाहे 51% रखे, वो भारत सरकार की मर्जी है। प्राइवेट बैंकों के लिए आरबीआई ने ये रूल बना रखे कि प्रमोटर 26% से ज्यादा शेयर अपने पास नहीं रख सकता। समझ गए कि कल को प्रमोटर का ही घपलाबाजी शुरू हो जाए, फिर क्या कर लोगे आप? समझ गए बात को? अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक चीज ये, मान लो आज कोई नया बैंक खुला, प्राइवेट बैंक भारत में, तो शुरू में तो ऑब्वियस सी बात है प्रमोटर के पास 100% शेयर्स होंगे, फिर आईपीओ आएगा, फिर शेयर बिकेंगे, फिर कुछ एएमसीज इन्वेस्ट करेंगे, फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, धीरे धीरे करके। तो भारत सरकार ने 15 साल का इनको टाइम दिया होता है कि 15 साल के अंदर अंदर आप मैक्सिमम 15 साल पूरे हो गए ना, फिर धीरे धीरे करके अपनी शेयर होल्डिंग घटाते जाओगे और 15 साल एक बार हो गए तो फिर 26% से ज्यादा आप अपने पास जो शेयर्स हैं वो मेंटेन नहीं कर सकते। समझ के बात को? अब एक सवाल क्या आता है, अगला सवाल ये आता है कि ठीक है सरकार ने कह दिया। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि सरकार क्यों चाह रही है? ये जो सरकार चाह रही है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है इनकी लिमिट, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया ना कि अभी 20% से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत के सरकारी बैंकों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और 74% से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। चलो प्राइवेट बैंकों की कहानी छोड़ो, भारत सरकार ये क्यों चाहती है कि 20% से बढ़ा के इसे 30%, 35%, जो भी सरकार फाइनल डिसीजन लेगी, ऐसा क्यों चाहती है? इसके 3 कारण है। पहला, कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपीट भी तो करना है प्राइवेट बैंकों के साथ। कंपटीशन कितना ज्यादा है आज आपको पता है कि प्राइवेट बैंक जो सर्विस दे रहे हैं कहीं ना कहीं सरकारी बैंक पीछे हैं। ठीक है। दूसरा, ग्लोबल कंपटीशन। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत सरकार का क्या लक्ष्य है कि जी हमारे को टॉप 20 की लिस्ट में आना है, तो उसके लिए एक तरह से ग्लोबल कंपटीशन है, पैसा चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और तीसरा है एनपीए प्रेशर। जितने भी डिफॉल्ट लोन है उसकी जो पुरानी बुक्स हैं उसको सेटल करना है, उसको राइट ऑफ करना है और फिर नए सिरे से क्लीन बुक के साथ अच्छे शेयर प्राइस के साथ भारत सरकार ये डिसीजन लेना चाहती है। ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि फिर ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? देखो, ये इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हो रहा कि अभी आरबीआई, देखो आरबीआई बाप है बैंकों का। ठीक है। तो भारत सरकार ने तो कह दिया कि ठीक है जी 20% से ज्यादा हम ये चाहते हैं कि लिमिट बढ़ा दी जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। अब आरबीआई कहते हैं कि मान लो आप कहते हो कि लिमिट बढ़ा के, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, मान लो सरकार कहती है कि 45% कर दो जी, चलो ठीक है, या सर हाँ ठीक है चलो 45% कर दो। अब आरबीआई ये कह रहा है कि फिर वोटिंग राइट्स कैसे रखोगे? मतलब समझ रहे हो बात को कि जैसे मान लो अगर कोई एक एएमसी है, उसने 15% इन्वेस्ट कर दिया सरकारी बैंकों में, तो क्या आप उसे 15% वोटिंग राइट्स दोगे क्या? अभी आरबीआई इसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि आरबीआई कह रहा है कि भले कोई 15% इन्वेस्ट कर ले सरकारी बैंकों में, लेकिन वोटिंग राइट्स भारत सरकार के पास ही रहेंगे। इसको एक तरह से अभी वीटो का ही नाम दिया जा रहा है, जैसे यूएन के अंदर होता है ना वीटो, ऐसे ही वीटो का नाम दिया जा रहा है कि इस भारत सरकार के पास पूरी पावर रहेगी। यानी ये कंडीशन के साथ ही इन्वेस्टमेंट हो पाएगी कि आपको चाहे 15% इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट कर लो, लेकिन आपको जो वोटिंग राइट्स हैं उसके ऐसे नहीं मिलेंगे कि हमने 15% स्टेक खरीद लिए तो अब मैं 15% वोटिंग का मतलब हकदार बन गया। तो ये अभी कंफ्यूजन चल रहा है वोटिंग राइट्स को लेकर के। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर ये फाइनल डिसीजन आएगा। बट हाँ, अगर सरकार ने इच्छा जताई है तो फिर ये इंप्लीमेंट होगा ही होगा। ठीक है। तो अभी इसके ऊपर काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल छप भी रहे हैं और इवन इस न्यूज़ के बाद कि जी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है, आप एफआईआई इन्वेस्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस न्यूज़ के बाद ही लगभग 1% जो है सरकारी बैंकों के शेयर्स में बढ़ावट देखी गई है। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अच्छी न्यूज़ है ना कि भाई ठीक है, एक बैंक है, मान लो आपने शेयर खरीदे हुए हैं और आप मान लो आपने 10% शेयर खरीदे हुए हैं, ठीक है, और आपके लिए तो अच्छी न्यूज़ है ना कि और पैसा आएगा तो हम ज़्यादा लोगों को फंड कर पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है ना। अब इस न्यूज़ के मैंने आपको पूरे तर्क समझा दिए। मैं किसी पॉलिटिकल सपोर्ट को नहीं करता, ठीक है, ना किसी पॉलिटिकल, बहुत न्यूट्रल मैं वीडियोस बनाता हूं, मेरी किसी वीडियो में आपने नहीं देखा होगा। मैंने बस आपको पूरी न्यूज़ समझा दी। तो अब जब इसके ऊपर विवाद छिड़ेगा या कुछ भी होगा तो अब आप समझदार हो कि कौन, देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे इधर की हो, चाहे इधर की हो, चाहे पावर की हो, चाहे अपोजिशन की हो, बकवास सब मारते हैं। करना कुछ होगा बढ़ा चढ़ा के हर कोई बोलेगा। मान लो अगर पावर की गवर्नमेंट जो पावर में है वो 1 रुपए का काम करेगी तो 10 रुपए का बताएगी। अपोजिशन में जो चीज़ है
अगर वो क्या करेगी, मान लो जो करंट गवर्नमेंट है उससे 1 रुपए का नुकसान हो गया तो उसे दिखाएगी 10 रुपए का इन्होंने नुकसान कर दिया, राइट। तो जब इस बात पे न्यूज़ रूम में या न्यूज़ जो भी न्यूज़ वगैरह आप देखते हो उसमें जब बहस छिड़ रही होगी तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, आपको इसके पॉजिटिव नेगेटिव एंगल दोनों समझ आ जाएंगे। नेगेटिव एंगल क्या है कि जी डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है एक तरह से, कि भारत सरकार अपनी कमांड छोड़ रही है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो हुआ था भारत के अंदर कि जी आम जनता तक बेनिफिट पहुंचाया जाएगा, गरीबों को लोन दिया जाएगा, है ना, वो एक नेगेटिव एंगल जा सकता है अगर आरबीआई वोटिंग राइट्स के ऊपर ये कहता है कि जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका उतना वोटिंग राइट है। लेकिन अगर ये वीटो वाला चीज जो आरबीआई करना चाहता है वो कर देता है और ये कहता है कि 51% चाहे भारत सरकार की शेयर होल्डिंग है लेकिन पावर भारत सरकार के पास रहेगी, तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंकों के पास ज़्यादा ही पैसा जनरेट होगा और उस पैसे से हम जो है जो मर्जी करें, चाहे उस लोन दें या कुछ भी दें, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, नुकसान ये हो सकता है कि अभी तो 51% पे ठीक है, आज आप रुक जाओगे, मान लो हर किसी बैंक की शेयर होल्डिंग घटा के हम 51% पे ले आते हैं, मान लो हाइपोथेटिकल स्पीकिंग, तो 51% पे मान लो हम ले आते हैं, ठीक है, चलो 10-15 साल हम इससे और छेड़ाछाड़ी नहीं करते, फिर 10-15 साल बाद मान लो कोई करंट गवर्नमेंट होगी, वो कहेगी कि और पैसा जनरेट करो बैंकों में, और फिर उस टाइम पे ये डिसीजन लेना, देखो पैसा तो जनरेट करना ना हमेशा बैंकों के अंदर, फिर अगर वो सरकार कह दे कि हम तो 40% तक लेके जाएंगे लेकिन हम मेक श्योर करते हैं कि गलत डिसीजन ना लिए जाएं, समझ रहे हो बात को, तो आज आप वर्ज पे तो ले आओगे लेकिन कल को मान लो और नीचे चले गए तो फिर ये सरकारी बैंक भी नहीं बचेंगे, फिर ये प्राइवेट बैंक हो जाएंगे। तो वही सारे नेगेटिव पॉजिटिव एंगल हमने सब डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी, आपको लगा कि हमने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि पहले हम काफी सारी वीडियोस क्रेडिट कार्ड्स और अकाउंट्स के ऊपर बनाते थे, बैंक अकाउंट्स के ऊपर, लेकिन अब ये जो नई सीरीज शुरू की है करंट न्यूज़ को लेकर के, इसमें एफर्ट्स बहुत लगते हैं क्योंकि काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, तब जाकर के पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती है और पूरा पूरा दिन लग जाता है। तो अगर ये अच्छा चलेगा, मतलब इस पर अगर आप लोगों का प्यार कह लो या कुछ भी कह लो, अगर सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू ज़रूर करेंगे, ठीक है। और फिर वही चीज़ है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट में ये ज़रूर बताया करो कि हम इसे और ज़्यादा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। बट मेरी कोशिश रहेगी कि ये सीरीज़ चलती रहे क्योंकि इससे आपको करंट न्यूज़ जितनी भी फाइनेंशियल है या इकोनॉमी वाइज इकोनॉमी की जो भी न्यूज़ रहेंगी वो आपको अपडेट मिलता रहेगा उसका, ठीक है। तो चलो मिलते हैं बाकी आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।